वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मईशत का, तेल का, हुकूमत के फैसलों का। जैसे कि आप सबको मालूम है, पिछले हफ्ते ही जैसे हफ्ता ख़त्म हो रहा था, तो हुकूमत ने जो तेल की कीमत है उसमें एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इजाफा जो है वो कर दिया। वजह यही थी कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही थी और उसके साथ साथ गैर यकीनी भी बहुत थी कि सप्लाई रूट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या तेल की कीमत और भी ऊपर जाएगी। ये सब जो ईरान के साथ जंग इस वक्त अमेरिका और इजराइल की चल रही है उसकी वजह से हुकूमत ने जब ये फ़ैसला किया तेल की कीमत बढ़ाने का, तो बहुत इसके ऊपर तनकीद भी हुई। लोगों की तरफ से भी रद्द अमल आया, अपोजिशन ने भी शिकायत की। तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत भी अब इस हवाले से एक ऑस्टेरिटी प्लान का ऐलान करेगी। ऑस्टेरिटी प्लान का मकसद यही था कि जहां लोगों पे, आम लोगों पर इतना बोझ है और उस बोझ को बढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ अब हुकूमत भी ये वाज़े करेगी कि वो भी अपनी कमर जो है कस रहे हैं। इस हवाले से हमें मालूम हुआ कि पूरा वीकेंड जो था वज़ीर आज़म साहब मुलाकातें करते रहे, इजलास हुए इस्लामाबाद में, लाहौर में। वफाकी काबीना के जो मेंबर्स थे वो मीटिंग्स करने वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध से भी गए, क्योंकि प्लान जो था वो मुरतब किया जा रहा था। फाइनली कल रात को 9 बजे वज़ीर आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया। उस ख़िताब में उन्होंने बताया कि उनके लिए ये फ़ैसला करना कितना मुश्किल था, मगर इसके साथ साथ फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑस्टेरिटी प्लान है उसमें क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं। बकौल वज़ीर आज़म के जो कफ़ायत शुआरी या ऑस्टेरिटी प्लान का ऐलान किया गया, उसमें आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी जो महकमे हैं उनमें जितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल पे उन्होंने कहा कि 50% कमी की जाएगी। आइंदा 2 माह के लिए हुकूमत के वुज़रा, मशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की जो तनख्वाहें हैं उसमें भी 25% कमी की जाएगी। 20 ग्रेड से ऊपर जो सरकारी अफसरान हैं उनकी अगर तनख्वाह 3 लाख से ज़्यादा है तो 2 दिन की तनख्वाह उनकी भी कटेगी, उससे आवाम को रिलीफ दी जाएगी। सरकारी महकमे जो हैं उनके भी जो बाकी अखराजात हैं उनमें 20% कमी की जाएगी। इसी तरह अगर कोई फर्नीचर ख़रीदना है सरकारी महकमे के लिए, एयर कंडीशनर ख़रीदना है, किसी किस्म की रेनोवेशन आई सपोज जो करनी है, उस पर भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। जो वफाकी काबीना है उसके जितने गैर मुल्की दौरे हैं उन पर भी पाबंदी, मगर शर्त ये है कि वो कोई गैर ज़रूरी दौरा है। जो नेशनल इंटरेस्ट में दौरे हैं वो जारी रहेंगे। और इसी तरह सरकारी महकमे जो हैं उनमें टेली कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन मीटिंग्स को तरजीह दी जाएगी। जो सरकारी इशाइये या इफ्तार पार्टीज़ हैं उन पर भी मुकम्मल पाबंदी है, एज लॉन्ग एज कि वो सरकारी प्रेमिसेस में ही हो। इस तरह की ये भी और कहा गया साथ में कि हफ्ते में सिर्फ अब 4 दिन दफ्तर खुला रहेगा। और ये भी वादा किया गया कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत नीचे आएगी तो जो पाकिस्तान में भी कीमतें, इनमें भी फ़र्क डाल दिया जाएगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल खान साहब, तर्जुमान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन किया है खुर्रम हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये माशी अमूर पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये भी तनकीद हो रही है कि जो ऑस्टेरिटी प्लान है ये अगर आप लोग कर लेंगे या नहीं करेंगे तो देयर इज नोबडी टू कीप अ चेक ऑन यू। ये हमें कौन बताएगा कि गाड़ियां कम इस्तेमाल हुई हैं, या आप लोगों ने खुद ही बताना है। तो जिस मुल्क में एक ज़माने में ब्यूरोक्रेसी के लिए मोनेटाइज की गई थी गाड़ियों की जो पॉलिसी थी उसको मोनेटाइज किया गया था, और 10 साल के बाद हमें पता चला कि वो मोनेटाइज की हुई तनख्वाह भी लेते हैं और गाड़ी भी सरकारी इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सर ये जो चीज़ें आप लोगों ने अनाउंस की हैं इन पे कौन नज़र रख के बताएगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं? देखिए, इसके ऊपर तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको वॉच करेगा, और प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स जब दिए जाते हैं तो पीएम ऑफिस उसको इंश्योर करता है कि उस पर फॉलो अप हो, और प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट उसको देखता है। और आज जो मुझे जो नॉलेज है कि ऑलरेडी कैबिनेट डिवीज़न हर मिनिस्ट्री से उन्होंने जो है वो प्लान मांग लिया है कि किस तरीके से वो ग्राउंड कर रहे हैं अपनी गाड़ियाँ, किस तरीके से
وہ کچھ دن آف کر رہے ہیں اور وہ کیا وہ روٹیشن بنا رہے ہیں آفیسرز کا کہ 50% کتنے جو ہے وہ دفتر کھلے رہیں گے, کون آئے گا کون نہیں آئے گا, تو اس پہ تو آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے. بالکل آبویسلی مانیٹرنگ جو ہے اس کی اور اس کی ایگزیکیوشن سب سے ضروری پہلو ہے, اور اس کو پی ایم آفس خود جو ہے وہ مانیٹر کرے گا. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں رانا احسان افضل خان صاحب سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حسین صاحب, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو تیل کی یہ قیمتیں بڑھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی طرف سے ایک آسٹیرٹی پلان وزیر اعظم صاحب نے خود جس کا اعلان کیا گزشتہ رات کو. خرم صاحب, آپ نے رانا صاحب کی بات سنی کہ وزیر اعظم صاحب خود اس کو مانیٹر ان کا آفس کرے گا اور وہ خود اس پر نظر رکھیں گے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس آسٹیرٹی پلان کو, اینڈ ڈو یو تھنک کہ یہ مانیٹر اس کو اس طرح کر پائے گا پی ایم آفس؟ اب وہ تو عارفہ پی ایم آفس کے اوپر ہی ہے, اس کو مانیٹر کس طرح کریں. میری نظر میں کوئی اس کی وجہ سے اتنی زیادہ کوئی مٹیریل سیونگز شاید نہ ہو جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی کنزمپشن جو ہے اتنی زیادہ کچھ ہوئے گا, لیکن اتنا زیادہ نہیں. اس قسم کے پلانز کی زیادہ تر جو وجہ ہوتی ہے وہ کہ تاکہ ایک شیئرڈ فیلنگ پیدا ہو عوام میں بھی گورنمنٹ میں بھی کہ ہم ایک کرائسس کے تھرو یا کرائسس کی ایج پہ کھڑے ہیں, اور اس فیلنگ کے ذریعے پھر ایک کامن ماحول ایک بنایا جاتا ہے. زیادہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ جو ورک فرام ہوم اناؤنسمنٹس ہیں اور جو اسکول کلوزرز ہیں ان کے تھرو ہوگا. گورنمنٹ آفیسرز کی ڈیفینیٹلی آئی تھنک کم کرنی چاہیے, اور میرے خیال میں تو جو انہوں نے کم کیا ہے اس کو پرماننٹ کر دینا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ضرورت ہے جتنی جینرس گورنمنٹ آفیسرز کو فیول الاؤنسز مل رہی ہیں اتنی زیادہ ملنے کی. یہ تو آئی تھنک فار آل ٹائم ٹو کم اب جو ایک دفعہ کٹ کر دیا اس کو اتنا ہی انسکرائب کر دینا چاہیے. آئی ہوپ رانا افضل صاحب سن رہے ہیں میری بات اور وہ آئی ہوپ اگری کریں گے. میں سر ان سے پوچھتی ہوں, اگر آپ اچھا چلیں آپ بات مکمل کر رہے ہیں دین آئی ٹیک دی. نہیں آپ ایکچولی ابھی پوچھ لیں عارفہ, ابھی پوچھ لیں کہ اس چیز جی رانا صاحب, یہ خرم صاحب نے بہت اہم بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کتنی دیر کے لیے آپ اس کو پرماننٹ کیوں نہیں کر دیتے, بیکاز آفٹر آل سر ہمیں ہر وقت بتایا جاتا ہے کہ معیشت کو ری اسٹرکچر کرنا ہے, ریفارم کرنا ہے, تو why isn't this a permanent decision? دیکھیں ایک تو یہ سارے میں اس کو دیکھیں اس کو obviously ریویو کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی کو ان لمیٹڈ فیول کارڈ ملا ہوا ہے, اور اس میں بھی لمٹس ہوتی ہیں, اور وہ یہ بھی نہیں کہ 800 لیٹر مل رہا ہے ساروں کو, ایسا نہیں ہے. کسی کو بھی کیوں مل رہا ہے سر 800 لیٹر؟ دیکھیں وہ تو میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ آپ کا اگر ڈی ایس این جی کہیں جاتی ہے کسی کا انٹرویو لینے کے لیے, تو آبویسلی آپ اس کو فیول بھی دیتے ہیں, آپ اس کو گاڑی بھی دیتے ہیں, اور وہ وہاں جا کے انٹرویو کر کے آتے ہیں. میرے پاس تو نہیں ہے نا وہ تو دفتر کے استعمال میں, دفتر ہی بھیجتا ہے, دفتر ہی واپس منگوا لیتا ہے. آفیسر کے استعمال میں ہوتی ہے اور گورنمنٹ کا ڈرائیور. بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, ہم ان کو ریشنلائز ویسے بھی کرتے رہتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بھی بات بڑی ضروری ہے عارفہ, ایک اور بات بڑی ضروری ہے کہ اگر ٹی وی چینل اپنی ڈی ایس این جی کو پیٹرول دے رہا ہے جا کے انٹرویو کرنے کے لیے, تو وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, وہ اپنے پرائیویٹ ریونیو سے اگر وہ پیٹرول ادھر دے رہے ہیں تو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. گورنمنٹ جب دیتی ہے تو وہ تو ٹیکس پیئر کے پیسوں سے دے رہے ہیں نا. تو میرے خیال میں لیکن ہاں جی اس میں رانا صاحب آئی تھنک دس کوسچن از آلسو اف یو مے الاؤ می کہ پچھلے دنوں میں جو ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے خبر آئی کہ جی وہ چیف سیکرٹری کو اور پتہ نہیں شاید جو پولیس کے آئی جی ہیں ان کو 3 گاڑیاں دی جا رہی ہیں. You know, this was in the papers and it was reported and like just hear me out کہ you see پھر جب وہی جو بات ابھی خرم صاحب کہہ رہے تھے اور آپ بھی اس پہ you know آپ اگری کر رہے تھے because I could see you nodding کہ ایک common sense of purpose آتا ہے. تو جب ایک طرف ہماری جیب اتنی سکویز ہو رہی ہے اور پچھلے 2-3 سال سے ہو رہی ہے, تو اس کے بعد جب یہ ہم خبر دیکھتے ہیں کہ جی ایک افسر کے لیے 3 گاڑیاں اور نہیں دیکھیں مجھے یہ آپ کو ان چیزوں کو ریشنلائز کرنا ہے. ہمارے فیڈرل منسٹرز جو ہیں, ہر فیڈرل منسٹر کو 1 گاڑی جو ہے ایلوکیٹڈ ہے, اور آبویسلی وہ اس کو آفیشیل ڈیوٹیز کے لیے ایلوکیٹڈ ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی فیملی ممبرز اس کو استعمال کریں یا اور دیگر لوگ استعمال کریں. تو آبویسلی اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے لیے آپ کو اگر کنوینس دی جا رہی ہے تو وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جابس کی, لیکن 3 گاڑیاں اٹ میکس نو سینس
4 गाड़ियां 4 डालें, इट मेक्स नो सेंस। या आपको सिक्योरिटी का अगर कंसर्न्स हैं तो एक अगर आपको सिक्योरिटी की व्हीकल मिल गई तो दैट्स मोर देन एनफ। और इस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर हमेशा इंश्योर करते रहें। और बिल्कुल देखें, ये इसका रिव्यू होना चाहिए कि कहाँ ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे FBI के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनको अगर वो फील्ड में जाएंगे नहीं तो वो किस तरीके से जो है वो टैक्स एवेजन को या किस तरीके से वो चेक एंड बैलेंस करेंगे जो उनकी जॉब का मेजर पोर्शन है। तो ऑब्वियसली मैं एक सजेशन दे दूं। जी खुर्रम साहब। एहसन साहब, एक सजेशन आपके लिए ये है कि ये चीज बहुत ज्यादा वो पॉलिटिकल भी होती चली जा रही है। आप भी देख रहे होंगे कि इधर उधर से लीक्स आ जाते हैं और एक सोशल मीडिया पे चल जाता है कि फलाने अफसर को इतना मिला हुआ है। आप एक काम कर लें कि तमाम जो इंटाइटलमेंट्स हैं मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स की, पहले तो उसको कंपाइल कर लें कि एक जगह पे, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहले आ जाए कि एग्जैक्टली किस किस इंटाइटलमेंट्स का फायदा उठा रहा है फिलहाल, और उसको एक गो में पब्लिक कर दें, ताकि ये एक जो ड्रिप फीड किस्म की चीज है ना कि रोज रोज एक कोई नई रिलीज आ रही है और ये चीज रुक जाए, नंबर 1। और नंबर 2, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होनी चाहिए और इसको पब्लिक करना चाहिए। और उसके बाद आप यही सजेस्ट करूंगा, रैशनलाइजेशन प्लान अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन से कि भाई ठीक है, जिन जिन लोगों ने अगर 2 ओहदे पकड़े हुए हैं और दोनों ओहदों से उन्होंने एक एक गाड़ी ली हुई है, तो उनको अब हम लोग ये कर रहे हैं कि उनकी एक गाड़ी होगी, ताकि लोग देख लें कि भाई बिफोर एंड आफ्टर आपने एक प्लान अनाउंस किया है, बिफोर द प्लान इन लोगों के पास ये एंटाइटलमेंट्स थी और ये वो फायदे ले रहे थे उसके, और प्लान के बाद अब उसकी ये सिचुएशन हो जाएगी। I think it's not a bad suggestion, it's a good suggestion. बिल्कुल, it's a good suggestion. सर वही वाली बात कि अब जैसे देखें ना, अब आप बात करें इस्लामाबाद की, बट ये जो खबर है कि IG पंजाब या चीफ सेक्रेटरी पंजाब के पास 3 गाड़ियां हैं, अब इसके ऊपर ऑस्टेरिटी प्लान इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं? वो जो 3 गाड़ियां हैं, जो गालबन उनमें से कोई 1-2 बुलेट प्रूफ भी हैं, कि वो उनसे वापस ली जाएंगी। I mean, again, just using it as a specific ये तो example. देखें, हम एक पॉलिसी मुरतब कर सकते हैं, लेकिन इन्फोर्समेंट की जो कैपेसिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है सूबों के ऊपर। ये तो ऑब्वियसली जो उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं या उनकी जो कैबिनेट्स हैं वो इंश्योर करेंगी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। नेशनल लेवल पे एक कंसेंसस के साथ ये पॉलिसी बनाई गई है। सर आप माफ करिएगा कि ये जो फिर आपने जो फ्यूल या गाड़ी की जो अनाउंसमेंट PM साहब ने की है, ये सिर्फ वफाकी हुकूमत के लिए या ये सूबों के लिए भी है? नहीं, अब सूबों ने अपनी इंडोर्समेंट की है, अपनी अनाउंसमेंट की है, और ये वफाक की जो है, और ऑब्वियसली अगर हमने पार्लियामेंटेरियंस की कट की है तो वी वुड एक्सपेक्ट कि वो सूबे उसको इंडोर्स करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली दे हैव टू उनको दोबारा उसको अनाउंस करने की ज़रूरत है और उसकी इन्फोर्समेंट भी वही करेंगे। हम वफाक जो है वो सूबे को उस तरीके से ना कंट्रोल करता है, दे आर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जिसकी इन्फोर्समेंट वो खुद करेंगे। आई जस्ट थॉट कि क्योंकि शायद फाइनेंस मिनिस्टर खुद गए थे पंजाब और वो तो उसका मकसद ये था कि वो बताएं कि नेशनल लेवल पे क्राइसिस क्या है और हमारी सूबों से आस क्या है। हम चाहते थे कि वो भी एक ऑस्टेरिटी का और कंजर्वेशन का प्लान लॉन्च करें, एंड दे वर काइंड इनफ कि चारों सूबों ने मिल के इसको एक्नॉलेज किया, इस अर्जेंसी को जो खित्ते के अंदर जंग लगी हुई जिसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट आ रहा है, कि उन्होंने सारों ने दे एग्रीड, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की एंड दे एग्रीड। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम ये किसी की पंजाब से ना गाड़ी छीन सकते हैं ना ले सकते हैं, ये इन्फोर्समेंट इज उन्हीं की डोमेन में आएगी। अच्छा सर, अब ये भी बताइएगा कि ये अब जो आप लोगों ने कफायत शुआरी की ये ऐलानात किए वजीर आजम साहब ने, इनके ऊपर कोई टाइम पीरियड भी है? इनमें कोई फर्क भी पड़ सकता है? बिकॉज इस वक्त तो एक बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है। हो सकता है कल जंग खत्म हो जाए, हो सकता है 3-4 महीने और चलती रहे, 6 महीने चलती रहे। सो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? फौरन से इम्प्लीमेंट हो नहीं मगर कितने अरसे के लिए? देखें इसको तो देखें, 2 महीने की आपने ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह जी 2 महीने का किया है, ऑब्वियसली 2 दिन की काटी है ना, बट सपोज ये जंग जो है ये 6 महीने, तो ऑब्वियसली फिर इसको इसके लिए ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कमेटी कॉल को बुला के इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये डेली बेसिस पे रिव्यू हो रहा है। एक हमने प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है प्राइसेस के ऊपर, जो पेट्रोलियम प्राइसेस को और दीगर प्राइसेस को मॉनिटर करती है और उसके इम्पैक्ट्स को, उसमें सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं और वो डेली मुलाकात कर रही है। तो इसको रिव्यू तो हुकूमत इन जो इम्पैक्ट है रीजन के अंदर और उसके जो रिपरकशंस हैं पाकिस्तान के लिए, उसको डेली बेसिस पे रिव्यू भी किया जाता है और उसके मुताबिक जो है वो पॉलिसी की रिकमेंडेशंस भी दी जाती हैं अगर ट्वीकिंग की जरूरत हो। सपोज अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्तों में तेल की कीमत
इंटरनेशनली बढ़ जाती है, तो क्या फिर जो पाकिस्तान में इस वक्त तेल की कीमत है जो 50 रुपए आप लोगों ने बढ़ाई है पिछले हफ्ते, 55 रुपए माफ करिएगा, तो क्या उसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक और बड़ा जंप आ सकता है? देखिए, तेल की कीमत का तयन करने का तो फार्मूला तो वही है जो अगर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कि एवरेज प्लाट्स को आप लेते हैं, एक्सचेंज रेट लेते हैं, वो फार्मूला तो वहीं पड़ा है। ऑब्वियसली अगर आपने उस इम्पैक्ट को और आप इंपोर्ट करते हैं 80% तेल आपका जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल प्राइसेस, अभी भी हमने उसको पास ऑन किया है और उसके अगर आपने इस इम्पैक्ट को आपने अब्जॉर्ब करना है तो आपको बजटरी एलोकेशन करनी होगी अपने बजट से या अपनी पीएसडीपी से, आपको जो है ये सब्सिडाइज करना पड़ेगा, इसका और कोई हल नहीं है। उसके लिए पिछले प्राइम मिनिस्टर ने ये ज़रूर कहा है कि 1 माह के लिए हम इसको जो है इस प्राइस इंक्रीज को वॉच करेंगे और मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं इसको आईएमएफ से भी टेकअप करके बजटरी एलोकेशन के जरिए या जैसे भी है इसको हम आगे मजीद ना बढ़ने दें, लेकिन ये सस्टेन नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली अगर एक कंटिन्यूसली प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएं और मजीद बढ़ जाएं तो वो हमें जो है हमारे पास कोई ऐसी फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं है कि हम उसको बजट से एक कंटिन्यूसली जो है वो सब्सिडाइज कर सके। ये 1 महीने का टाइम प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर कल अनाउंस किया है, इसको हम देखते रहेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस चीज को आप इंपोर्ट कर रहे हैं कि आप उसको जो है सब्सिडी करें, और सब्सिडी या तो आपके पास वसाइल अपने हो, लेकिन अगर आपने कर्जा लेके सब्सिडाइज करना है तो इट इज नॉट अ सब्सिडी, इट इज एक्चुअली आप आई गेट योर पॉइंट सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं राना एहसान अफजल खान साहब से और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब। खुर्रम साहब, जो बात कर रहे हैं राना साहब, उससे किसी को इख्तलाफ तो नहीं हो सकता, मगर इस वक्त जो तेल की कीमत बढ़ी है सर, इस पे ये तनकीद भी हुई है हुकूमत पे कि ये तो पिछले जो सस्ता तेल आया हुआ था उसकी कीमत बढ़ाई गई है, साथ में जो टैक्स हुकूमत ने लगाया है वो भी बढ़ा दिया गया है। तो अब कुशन तो हुकूमत ने अपने लिए क्रिएट किया है, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? और दूसरा सर, यहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब गुज़िश्ता रोज काफी तनकीद करते रहे हैं कि ऑयल कंपनीज को बहुत एक विंडफॉल प्रॉफिट दिया है, आपका कमेंट इस पे चाहूंगी, फिर राना साहब के पास भी ये इश्यूज लेके जाएंगे। अच्छा आरिफा, आपने 2-3 सवाल पूछ लिए एक गो में, मैं उन सब कोशिश करता हूँ। देखिए, मिफ्ता साहब की मैं भी उतनी ही इज्जत करता हूँ जितने बाकी सब लोग जो उनको जानते हैं उनकी करते हैं, मैं भी उससे थोड़ी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में मिफ्ता साहब थोड़ी सी एम्फोसिस जो है वो गलत जगह पे डाल रहे हैं। अभी ऑयल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम यह है कि हमारी ऑयल कंपनीज को ऑयल मिल ही नहीं रहा इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो जिस हिसाब से मार्केट डिसरप्ट हुई है उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने बाय लॉ एक रिक्वायरमेंट डाली है कि आपने 20 दिन का स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है, तो अब अगर 20 दिन का स्टॉक मैंने रखना है और किसी ऑयल कंपनी ने रखना है, दैट मीन्स कि जब वो 1 लीटर अपने स्टॉक से बेचेंगे तो पीछे से उन्होंने 1 लीटर रिप्लेनिश करना है, उसके अंदर वापस डालना है। अब अगर प्रॉब्लम उनको ये आ गई है कि अगर वो मिसाल के तौर पर 100 रुपए का अपना एक स्टॉक में से 1 लीटर बेच रहे हैं और पीछे से उनको वही 1 लीटर 180 या 200 रुपए का मिल रहा है, तो वो कहते हैं फिर कि ये स्टॉक पोजीशन मेंटेन करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। उसमें ये वाला जो हमारी प्राइसिंग सिस्टम है पाकिस्तान में, ये सिर्फ तब चलता है स्मूथली जब ऑयल प्राइसेस में ऊंच नीच जो होती है वो थोड़ी सी होती है 19-20 के, अगर 65 से 70 पे चली गई, 72 पे चली गई, तो इतनी ऊंच नीच हमारा सिस्टम अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन जब प्राइस 72 से एकदम से 110 120 पे जाती है, फिर वहां से वापस 100 पे आती है, तो इतने वाइल्ड स्विंग्स जो हैं वो ये वाली हमारी प्राइसिंग सिस्टम अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। उस मौके पे या तो आपने इनको ज्यादा घड़ी प्राइस एडजस्टमेंट्स देनी होंगी, 2 हफ्ते के बजाय आप उनको रोज करें एडजस्ट, या उनको हर 2-3 दिन के बाद करें, या आपको उनको ऐसी एक प्राइसिंग रेजिम देनी होगी कि वो आज की सेल से कल की इन्वेंट्री मेंटेन कर सकें, कल का स्टॉक मेंटेन कर सकें।
ये एक सेंसिबल आर्ग्यूमेंट है। और फिलहाल आपको आई थिंक ये भी पता होना चाहिए, आज की अखबारों में भी चला है, डॉन अखबार में भी चला है ये, कि अभी जो 2 टेंडर्स ऑयल कंपनीज ने फ्लोट किए हैं उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, यानी कि मौजूदा प्राइस पे भी मिल नहीं रहा तेल आलमी मंडी से। तो सही। सप्लाई चेन का टूटना जो है वो ज्यादा बड़ा क्राइसिस है, बिगर क्राइसिस देन प्राइस इंक्रीज, क्योंकि उससे फिर आपकी फूड मूवमेंट्स जो है वो इम्पैक्ट होती हैं, शहरों का फूड एंड इमरजेंसी मूवमेंट सर्विसेज की जो मूवमेंट्स है वो इम्पैक्ट होती हैं सारी। तो सप्लाई चेन को कायम रखना इज प्रायोरिटी नंबर 1, प्राइसेस को मैनेज करना इज प्रायोरिटी नंबर 2। और इन दोनों को जी। एक जंगी हालात में संभालना इज नॉट एन इजी टास्क। आई थिंक गवर्नमेंट उसको बिल्कुल कर रही है सही। मैनेज, एंड टू दैट एक्सटेंट आई थिंक तनकीद की गुंजाइश काफी कम है। ओके, राणा साहब वही सवाल आप पे, खुरम साहब ने तो उस पे कमेंट कर दिया। देखिए, ये जो है एक गलत नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी आपने ओएमसीज को बड़ा प्रॉफिट दे दिया है, और स्टॉक पे जिस तरह बताया गया कि ये जो स्टॉक है कि एक साथ नहीं खरीदा, आप इसको साथ साथ रिप्लेनिश करते रहते हैं और साथ साथ आप सेल करते रहते हैं। तो ये जब जो अगर 20 दिन पे और एवरेज प्लाट्स के मुताबिक रेट रिवाइज होता है, जो रेट रिविजन का जो हमारा तरीका कार है वो चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो वही है, ना उसके फार्मूला को हमने चेंज किया है, वो वही है। अगर इंक्रीज भी हो या डिक्रीज भी हो, एवरेज प्लाट्स और फिर आपके और दीगर इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसलिए अगर इस स्टॉक पे उनको बाज़ाहिर आपको लग रहा है कि कोई गेन आ गया है, जब प्राइसेस रिवर्स जाएंगी, जब नीचे जाएंगी प्राइसेस, तो उन्होंने फिर भी यही स्टॉक मेंटेन करना है। अच्छा और फिर उस पे उनको जो गेन आज है, जो स्पेस आज आपको लग रहा है कि स्टॉक रिप्लेनिश करने के लिए उनके पास स्पेस आ गई है, वो स्पेस उनके हाथ से फिर निकल भी जाएगी। तो ये इट इज अ डेड स्टॉक। ये स्टॉक उन्होंने, अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने ये स्टॉक मेंटेन ना करना होता और वो इस सस्ते स्टॉक को महंगा बेच देते और उस स्टॉक को एक दिन पे ले आते, तो फिर दुरुस्त था कि वो पॉकेट कर गए। तो क्योंकि उन्होंने स्टॉक मेंटेन करना है, तो वो इसको, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका सवाल पीडीएल के हवाले से था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, हमने पेट्रोल का पीडीएल बढ़ाया है 20 रुपए, मतलब कि आप लोगों को यहाँ थोड़ा रिलीफ दे सकते थे। मैं आपको बताता हूं कि हमने पेट्रोल का पीडीएल 20 रुपए बढ़ाया है और डीजल का 20 रुपए पीडीएल कम किया है। हमने कोई शॉर्टफॉल पीडीएल से कवर करने की कोशिश नहीं की, या हमने एक्स्ट्रा पीडीएल कमाने की कोशिश नहीं की। तो ये क्यों किया हमने, ऐसा सर, क्यों किया? नहीं, आपकी जो भी, बट मसला तो यही है ना सर कि आप इसके अंदर ये अज्यूम करना कि जो वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाल रहा है समहाउ वो सब्सिडी देगा डीजल वाले को। इसी तरह किया मतलब आप सब्सिडी नहीं देना चाह रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आप लोगों ने बहुत, मगर जो पेट्रोल मोटर बाइक वाला डाल रहा है समहाउ यू थिंक कि उसके पास इतनी गुंजाइश है इस वक्त, इस क्राइसिस में, कि वो डीजल वाले को सब्सिडाइज करे। अप्रोक्सीमेटली पेट्रोल की 40 रुपए कीमत बढ़ रही थी और डीजल की 80 रुपए कीमत बढ़ रही थी। तो हमने उसको एवरेज आउट करके 55 रुपए कीमत बढ़ा दी। उसकी वजह, लॉजिक हमने ये ली, और वो ये है कि आपकी पूरी जो कार्गो है, जितना भी कार्गो, 96% कार्गो पाकिस्तान की ट्रैक्टर्स के जरिए, डीजल गाड़ियों के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, नंबर 1। अगर वहां ज्यादा इजाफा आता तो पूरी आपकी जितनी भी गुड्स हैं वो उसमें ज्यादा महंगाई होती है और उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ज्यादा आना था, नंबर 1। नंबर 2, डीजल आपका एग्रीकल्चर आउटपुट्स में जो इस्तेमाल वहां होता है, तो वो, मैं आपकी रीजनिंग तो हमारी ये लॉजिक है। आपकी बात दुरुस्त है कि हम उसको क्रॉस सब्सिडाइज करिए, पेट्रोल कंज्यूमर्स। व्हाई डू यू थिंक कि वो जो शहर का रहने वाला है, ये गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव डिसीजन ये लिया गया, और आप इसकी तनकीद कर सकती हैं, लेकिन जो लॉजिक है वो मैंने आपके सामने रख दी। मतलब कि बेसिकली आप अपनी कॉलीग को करें ना कि हम 110 भी बढ़ा सकते थे, आप क्या कर सकते हैं उसके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने प्रायोरिटाइज जो है वो नहीं, अब हुकूमत ने समझा कि हम जो इस तरीके से जो हमने ये फैसला किया है कि जो लोएस्ट, जो लोग गरीब तरीन लोग हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि वो पेट्रोल कंज्यूमर्स उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं। जो मोटर बाइक वाला है वो आप उसको क्यों नहीं समझ रहे कि वो भी गरीब तरीन तबके में आ रहा है, या उसकी भी जरूरतें हैं? देयर इज नो गुड, ये कोई, अगर हम वो करते हैं तो तनकीद ये होनी थी कि हमने गरीब, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई, तो ये जीरो सम कहीं भी जाते तो उस पर तनकीद की जा सकती। तो खुरम साहब, वे सॉर्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर, आप अगर इस पे कोई कमेंट करना चाहिए या कुछ और, आई लीव इट टू यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू से हियर। आरिफा, आई थिंक पेट्रोल और डीजल को सब्सिडाइज करना गलत फैसला है। हमारी अपनी तारीख हमें यह दिखाती है।
दो मौकों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी। एक था 2007 और 8 जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और आपको याद होगा कि खाम तेल की कीमत आलमी मंडी में कोई 147 रुपए तक चली गई थी पर बैरल, और जनरल मुशर्रफ की रजीम ने तब पंप्स के ऊपर प्राइसेस नहीं की थी एडजस्ट। दूसरा था जब रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई थी और इमरान खान की हुकूमत थी फरवरी 2022 में, और उन्होंने पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइसेस को एडजस्ट करने के बजाय फ्यूल की सब्सिडीज अनाउंस कर दी थी। पहले मौके पे कोई तकरीबन $2 अरब का बिल इकट्ठा हो गया था पाकिस्तान को, जो पे करना पड़ा था 2008 के फाइनल क्वार्टर में फिस्कल ईयर 2008 के, और दूसरी दफा कोई $1 अरब का बिल खड़ा हो गया था जो स्टेट को पे करना पड़ा था 3 महीनों के अंदर अंदर, 3 महीनों में और दोनों मौकों पे इस फैसले की वजह से एक ऐसी महंगाई की आग लगी थी पाकिस्तान में जिसको बुझाने में महीने लगे थे, बाद में बहुत महीने लगे थे। ये फैसले सही नहीं होते कभी भी कि पेट्रोल और डीजल को सब्सिडाइज जो है वो गवर्नमेंट करे और स्टेट अपने पैसों से करे। अगर क्रॉस सब्सिडीज वो कर रहे हैं कि डीजल को सब्सिडाइज कर रहे हैं थ्रू पेट्रोल कंज्यूमर्स, वो एक अलग बात होती है, लेकिन स्टेट को अपने पैसों से कभी भी फ्यूल को सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए। जब भी ये कोशिश की गई है पाकिस्तान की तारीख में, तो एक बुरी सिचुएशन जो है वो बदतरीन शक्ल उसने पकड़ ली है, और उसका नतीजा अवाम के ऊपर ही इवेंचुअली आया है। दोनों तरफ से महंगाई आएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सब्सिडाइज करने की कोशिश करें तो ज्यादा महंगाई आती है इवेंचुअली, और ज्यादा देर तक रहती है वो महंगाई, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि वो महंगाई के अलावा और कोई तरीका होता नहीं है स्टेट को पे करने के लिए। तो इट्स अ बैड डिसीजन, गवर्नमेंट शुड नॉट मेक इट एंड मीडिया शुड नॉट डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट दे मेक सच डिसीजंस। बहुत बहुत I शुक्रिया। endorse him. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कोर्ट्स की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ केसेस चल रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इमरान खान साहब का और उनके जो मुकदमात हैं उस हवाले से। पिछले दिनों में उनकी सेहत को लेके, उनकी बीनाई को लेके बहुत बहस भी होती रही मुल्क में, बार बार उस पर बात भी होती रही, और पार्टी और फैमिली की बहुत कोशिश थी कि उनको जो है हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए जब तक उनका इलाज हो रहा है। इसी सिलसिले में अपील्स और पिटिशन्स भी दायर की गई कोर्ट्स में, और उसी एक पिटिशन जो थी या दरख्वास्त जो थी उसकी आज समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। जो बेंच था उनके सामने, पीटीआई के सामने, यानी कि वो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और खादिम हुसैन सुमरो साहब पर मुश्तमिल था। मगर दिलचस्प बात यह है, हम कह सकते हैं कि इससे नज़र भी आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी दिलचस्पी है इस सारे मामले में, कि जब बेंच ने जो वकील थे लतीफ़ खोसा साहब, उनसे जेल रूल्स के बारे में पूछा तो मालूम ये हुआ कि लतीफ़ खोसा साहब की तो तैयारी ही नहीं थी। समाअत के दौरान असल में हुआ ये कि अदालत ने खोसा साहब से कहा कि आप हमें बताएं कि जेल रूल्स क्या कहते हैं, जिस पे लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप कल रख लें समाअत इस पे, मैं अदालत की मुआवनत करूँगा। जज साहब जो थे खादिम सुमरो साहब, उन्होंने कहा कि मैं तो कल दस्तयाब ही नहीं हूँ क्योंकि मेरी सेहत ठीक नहीं है, मगर उसके बावजूद मैं आज आया, और अदालत ने ये वाज़ेह किया कि वो चाहते थे कि वो आज ही फैसला दें, मगर क्योंकि उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए लतीफ़ खोसा साहब, तो इसलिए जो वो प्रोसीडिंग्स थी उनको मुअत्तल कर दिया गया, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया, माफ़ करिएगा, और अब 12 समाअत को ये केस जो है टेक अप होगा। इस सारे मामले पे बात करने के लिए और कोर्ट में एग्जैक्टली आज क्या हुआ, हमारे साथ मौजूद है साकिब बशीर साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो सर। जी साकिब साहब, खोसा साहब को रोज़ा लग रहा था, क्या वजह थी कि उन्होंने कहा कि मुझे एक पूरा दिन चाहिए ये स्टडी करने के लिए कि जेल मैन्यूअल में क्या है? वो यही बात जब एक एक्स की पोस्ट मैंने लिखी तो उस पर किसी वकील साहब ने तबसरा किया कि जो फ्री का वकील होता है ना, वो सीनियर वकील हो,
تو وہ پھر تیاری نہیں کیا کرتے. تو یہاں پہ بھی وہ صرف فوٹو شاپ کے لیے آتے ہیں. جی وہ اتنے سینئر ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب اتنا تو بول ہی سکتے ہیں نا کسی کیس میں بھی. تو اس لیے انہوں نے تیاری جو نہیں کی ہوئی تھی, بلکہ جو بینچ تھا وہ تو اس بات پہ کنوینس تھا کہ آج ہی ہم ختم کرنا ہے ہم نے اور آپ بولیں, بلکہ سب آرگومنٹس ہو گئے تھے. جس طرح یہ کھوسا صاحب اور گور صاحب باہر کہہ رہے تھے, نہیں دوسری طرف سے آرگومنٹس رہتے تھے جو گورنمنٹ نے کرنے تھے آرگومنٹس, وہ ایڈوکیٹ سمپل یہ ہے کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے, 2 ڈاکٹرز ان کے پرسنل اور ان کی فیملی کے 1-2 ممبر جو ہے وہ ساتھ ان کو ایکسیس دی جائے, صرف یہ جو ایشو ہے. تو اس پہ جو جج صاحب تھے, اچھا جو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے جی جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ایک فیملی ممبر کو ہم نے یا فیملی ممبر کو آگاہ کیا ہوا تھا. اب یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ کھوسا صاحب نے کہا کہ انہوں نے نہیں بتایا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے بتایا ہوا تھا ان کی فیملی کو کہ بھئی یہ علاج ہو رہا ہے, جی علاج ہو رہا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے 5-6 دن کے بعد جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا, جس طرح سب کو پتہ بھی ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ جو جس طرح کورٹ نے بھی آج آخر میں 2-3 سوالات چھوڑے, کہ ایک تو انہوں نے یہ چھوڑا کہ اگر کوئی قیدی ہو اس کا یہ معاملہ ہو تو اس کی فیملی کو روکا جا سکتا ہے اس کے لیے, یا اس کا اگر علاج ریکوائرڈ ہے, جس طرح انہوں نے کہا فیملی کو روکا جا سکتا ہے ملنے سے. جی ملنے سے. اور دوسرا اگر جس طرح انہوں نے کہا کہ صرف ان کی آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کی جڑ ہم نے دیکھنی ہے کہ کس وجہ سے یہ آنکھ کا ایشو ہے, تو اس لیے ان کے تمام جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا قیدی کو روکا جا سکتا ہے. تو یہ 2 سوالات فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی انہوں نے چھوڑے ہیں کہ چلے ٹائم مل گیا تو ان کو کہا کہ آپ اس پہ اسسٹ کریں. تو جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے فیملی ممبر کو آگاہ کیا تھا, تو میرا یہ خیال ہے کہ اب آئی ڈونٹ نو کہ فیصلہ کس طرف جائے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ فیملی ممبرز کو سرٹن کنڈیشنز کے ساتھ کوئی دے دی جائے رسائی, یا ان کے ذاتی معالج کو رسائی دے دی جائے. ہو سکتا ہے ان کی ساری بات نہ مانی جائے, کچھ مان لی جائے, اور کچھ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے مان کے اس چیز کو جو ہے وہ آگے چلایا جائے. اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. پھر اس میں ڈاکٹر عظما جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے, ان کی جانب سے بھی ایک پٹیشن الگ سے بھی فائل ہوئی تھی, جو کل اس پہ ہیئرنگ ہونی ہے, جسٹس انعام امیر مناس. اس میں ایک ہی چیز صرف ایکسٹرا ہے, باقی سارا یہی ہے. ایک چیز ایکسٹرا انہوں نے 2 اور ڈاکٹرز کے بھی, 2 تو شوکت خانم کے ذاتی معالجین ہیں, 2 اور ڈاکٹر خرم ہیں اور ڈاکٹر ایک سمینا نیازی ہیں, وہ ڈینٹسٹ ہیں میرے خیال میں. تو ڈاکٹر خرم جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ ہیں, تو ان 2 کے بھی نام دیے ہوئے ہیں. انہوں نے دیے اس لیے ہیں کہ فیملی نے دیے ہیں, جی فیملی نے, کہ 4 کے دے دیے, 4 میں سے چلیں 2 بھی اگر دے دیں ایکسیس تو وہ کافی ہے. تو وہ کل ہیئرنگ ہونی ہے, پھر کل ہی 190 نہیں. بٹ سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ جو رپورٹس تھی ان میں تو یہ تھا کہ 12 کو ہوگی اب ہیئرنگ, یعنی کہ 1 دن کے بعد. جو آج کا کیس ہے یہ اور جو کل ایک ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے, یہ دونوں مختلف ہیئرنگ ہیں. جی 2 کیس ہیں سملر نیچر کے, جس دونوں میں عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے ذاتی معالجین ذاتی فیملی کے سائے دونوں پٹیشنز ایک ہی ایک ہی آج ہیئرنگ ہوئی ہے, یہ پرسوں تک ارجن ہوئی ہے, اس کی سماعت 12 مارچ ہونی ہے, کل ہوگی. اب اس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں تو انہوں نے وکیل ہائر کیے ہوئے ہیں, پیڈ وکیل ہیں, عزیر کرامت بھنڈاری بڑے سینئر وکیل ہیں, پہلے بھی اچھا وہ پہلے بھی شاید غالباً پیش ہوتے رہے ہیں. تو وہ ہے, اچھا تو آپ کا خیال ہے کہ وہ جیل مینیول پڑھ کے آئے وہ پڑھ کے نہیں وہ تیاری کر کے بڑی کمپریہنسو اور بڑی ڈیٹیل انہوں نے پٹیشن تیار کی ہے, اور وہ پڑھ کے آئیں گے, کل آرگو کریں گے, کل پھر پتہ چلے گا. لیکن سر بینچ مختلف ہے, بینچ مختلف ہے. کل ایک ہو سکتا ہے کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ 2 الگ الگ بینچز ہوں, تو 2 سملر نیچر کے کیسز 2 بینچوں میں اکٹھے نہیں چل سکتے, وہ ایک دوسرے کو یا دوسرا پہلے کو بھیج دیتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ہی کل جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, وہ آج کل عمران خان صاحب کے کیسز لگنا شروع ہوئے ہیں, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی بات چل پڑی, پہلے تو تاریخ ہی نہیں پڑتی, بات چل پڑی ہے, تو کیس تو لگنا شروع ہو گئے ہیں. کل مطلب وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کل بیل بھی لگی ہوئی ہے نا, کل کی ڈیٹ میں. تو کل پھر اس پہ آرگومنٹس ہونے ہیں. کل مطلب اگر آرگومنٹس ہو جائیں, معاف کریے گا مجھے آپ کی بات میں کاٹوں, یہ بتائیے گا کہ یہ کتنے عرصے کے بعد یہ ہیئرنگ اس کی لگی ہے؟ یہ تقریباً 6 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ کیس لگ رہا ہے. کل 11 مارچ کو, یہ 26 سپٹمبر کو آخری ہیئرنگ ہوئی تھی. سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر اور جنوری. تو ہم کیا سمجھے کہ روزوں میں ججز بہت بور ہو گئے ہیں؟ ویسے تو یہ ہوتا ہے جو ارجنسی ہوتی ہے, بیل میٹرز چھٹیوں سے پہلے ان کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, زیادہ تر فیوریبل دیا جاتا ہے. پھر بشرا بی بی جو خاتون ہیں, ان خاتون کا ایک الگ کیس بھی ہے ان کا, کہ ان کو لا میں یہ پرووائڈ کیا گیا ہے, ان کو ایج ملتا ہے. تو کل اگر آرگومنٹس دونوں سائڈ سے ہو گئے, بیل والے کے, اب آپ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بات کر رہا ہوں, اس میں بھی انہوں نے ایک ایڈیشنل گراؤنڈ عمران خان صاحب کی میڈیکل کے لیے ہوئی ہے,
पीटीआई ने डाल पीटीआई ने, तो वो तीसरी एक एप्लीकेशन आप उसको कहें, जो भी स्टेप इनका कहें, कि उसमें भी एडिशनल ग्राउंड ली हुई है कि इनकी मेडिकल कंडीशन है, इनको बेल दी जाए और ये ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो वो भी अगर कल आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, कल फैसला भी आ सकता है। और एक दिन में मतलब कि हियरिंग भी और बेल का फैसला भी, मतलब इट कैन गो अगेंस्ट इमरान खान आल्सो। हम ये नहीं कह रहे कि उनके मैं भी खिलाफ भी फैसला नहीं भी आ सकता। मैं सिर्फ यहाँ आपसे ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि कल ही हियरिंग है और कल ही फैसला हो जाएगा। क्योंकि आखिरी जो 26 जून को एक हियरिंग हुई थी, उस पर 4 हफ्ते मांगे थे नैब ने, उनको 3 महीने मिले 26 सितंबर तक, अब 6 माह मजीद उनको मिले हैं। तो अब बनता नहीं है कि कल कोई और उसमें एक टेंटेटिव असेसमेंट लेनी होती है बेल को, तो बेल टेंटेटिव असेसमेंट पूरी अपील तो सुननी ही होती, तो वो लेके कोर्ट कुछ भी फैसला तो कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।